गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री पे। यहाँ पे हम 67 बीपीएससी प्री से रिलेवेंट जो करेंट अफेयर्स के टॉपिक हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रफ़ी हो गया, जैसे कि इकोनॉमी हो गया और पॉलिटी हो गया, हम उस चीज़ को भी इसमें डिस्कस करेंगे। संडे के रोज़ जो है हमारा एक स्पेशल क्लास यहाँ पे होता है जिसमें हम 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं करेंट अफेयर्स की एक वीक में, जो इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं हुई होती है। उसके अलावा जो है हम 42nd बीपीएससी प्री के बाद जितना भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर, हम उसको भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप इसको फॉलो करिए, रेगुलरली फॉलो करिए। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, प्रीडोमिनेंटली हिंदी मीडियम में है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मटेरियल को प्रिंट कराइए और वहाँ से पढ़िए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सीरीज़। आइए हम शुरू करते हैं। पहला चीज़ जो न्यूज़ में थी वो था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में। ठीक, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पब्लिश कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? फ्रेंच में हेड क्वार्टर है। ये इस्टेब्लिश यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 30 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत मेंबर है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है चाइना और इजराइल जो है इसके मेंबर नहीं है। ठीक है। यूजुअली बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन इसके सदस्य देश हैं, कौन नहीं है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ था, तो इसे हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसके अलावा इस संस्था ने यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था नेट ज़ीरो बाई 2050। मतलब क्या कि 2050 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसे हमें जीरो कर देना है। ठीक, यानी हम जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उतना सिक्वेस्टर करेंगे, यानी उतना कार्बन को हम अलग अलग माध्यम से यूज़ में ला लेंगे। ठीक है। तो वातावरण में जो नेट कार्बन की जो क्वांटिटी होगी वो जीरो होगी। ओके। सेकेंड थिंग जो है वह हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। ठीक, यहाँ पे इसलिए हम हाइपरसोनिक मिसाइल पढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना ने हाल फिलहाल में एक मिसाइल लॉन्च की है जो कि साउथ पोल यानी नीचे की तरफ से जाते हुए जो है वह अमेरिका पे अटैक कर सकता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे दोस्तों, तो वर्ल्ड मैप में अमेरिका जो है नॉर्थ में पड़ता है, तो चाइना ने ऐसा बनाया कि साउथ से होते हुए वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, राइट। तो हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल नाम दिया है उन्होंने इसे। तो अब बात होती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। हाइपरसोनिक स्पीड सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद मिसाइल अपने आप समझ में आ जाएगी। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि जो चीज़ें ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरसोनिक। ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड, गति के आधार पे मिसाइलों का वर्गीकरण है ना। तो हमने देखा कि अगर मैक नंबर क्या होता है कि अगर वायु में जो ध्वनि की गति होती है उसकी तुलना में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी की स्पीड क्या है उसे हम लोग मेज़र करते हैं मैक नंबर में। ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं अगर 1.2 मैक से अगर 5 मैक के बीच आपकी स्पीड है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, लेकिन अगर 5 से 10 मैक की स्पीड है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक ना। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखने का है। यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है मैक नंबर के बारे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो आप एक बार उसे पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मिशन शक्ति के बारे में। बाकी न्यूज़ तो पुराना है, लेकिन ये जो हमने अभी पढ़ा है ना कि हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल चाइना ने जिसे लॉन्च किया है उससे संबंधित है, तो हम इसे देख लेते हैं। मिशन शक्ति बेसिकली क्या है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। ठीक, जैसे आप सभी को पता है कि सैटेलाइट वे कोई भी आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ जो है राउंड राउंड करता है यानी रिवॉल्व करता है, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। ओके। हमें ध्यान देना है कि इसको कंडक्ट जो है डीआरडीओ ने किया था। ध्यान देना है कि यूजुअली सैटेलाइट के साथ हम इसरो को टिक लगाते हैं। इसका चूँकि ये एक डिफेंस से संबंधित चीज़ है, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ये एक पहल है, तो अतः इसकी जो इसका परीक्षण जो है उसे डीआरडीओ ने किया है। ठीक है। इसे 27 मार्च 2019 को कंडक्ट किया गया था। ठीक। अब इसका क्या काम होता है कि जैसे हमें पता है कि आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे ऑर्बिट हैं। ऑर्बिट मतलब कोई भी एक प्लेस, कोई भी अर्थ के या किसी प्लैनेट के अराउंड एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट या नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है।
अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो हाइट के हिसाब से ये कई तरीके की होती हैं, ठीक है। जैसे जो 36,000 किलोमीटर पे होती है दैट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। कुछ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, कुछ मिड अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी 200 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर कोई सैटेलाइट हो, तो डीआरडीओ का ये जो यंत्र है यानी ये जो मिसाइल टेस्ट है, उसने क्या किया कि उस सैटेलाइट को इंटरसेप्ट किया, यानी उस सैटेलाइट को पहले तो पकड़ा, पहचाना कि अच्छा ये वाली सैटेलाइट है, और उसको ज़मीन पर से ही इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये काम करने के बाद से जो है भारत, चीन, रूस और अमेरिका के बाद जो है विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब एक एसोसिएटेड न्यूज़ जो है वो हो जाता है डीआरडीओ का, कि व्हाट इज़ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हेडक्वार्टर इसकी दिल्ली में है। 1957 के करीब में इस्टेब्लिश हुआ था। एक बार अपडेट प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। मोटो जो है वो है बलस्य मूल विज्ञान है, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी जो शक्ति की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो विज्ञान है ना। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी, ठीक। पांचवी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो थी ऑर्डेंस फैक्ट्री यानी आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में। आप सबको पता होगा कि ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि डिफेंस से संबंधित जो अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है उसको उत्पादित करने वाली ये क्या थी? फैक्ट्रीज थी, संस्थाएं थी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 41 अलग अलग फैक्ट्रीज थी जिसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, तो सरकार ने क्या किया है कि इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है ना, यानी जो अलग अलग संस्थाएं थी उसको मिला के, एक दूसरे के साथ मिला के कुछ नई संस्थाओं का निर्माण किया है, जिसकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। इसका हिंदी होता है रक्षा औद्योगिक गलियारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम जो है 2 रक्षा गलियारा बनाएंगे। तो ये किस किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो एक यूपी में स्थापित किया जाना है और दूसरा जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाना है। मैप यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। अब जो है नेक्स्ट न्यूज़ है वो वन हेल्थ कॉन्सोर्टियम। अब इसका इंग्लिश और हिंदी सेम होता है, तो आपको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए। इसकी स्थापना किसने किया था? तो ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसकी स्थापना जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है, उसने की है। ये 27 अलग अलग संगठनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। आपको वन हेल्थ से संबंधित एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है, वो है माले घोषणा पत्र। माले मतलब वे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माले है वो नहीं, माले मतलब जो मालदीव की कैपिटल है वहाँ के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो क्या कहा गया वहाँ पे? बात ये की गई है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि वातावरण में कई तरीके की परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो उससे संबंधित ये है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ फैसिलिटी हमको प्रमोट करना है, यानी वैसे जलवायु प्रतिरोधकता, स्वास्थ्य सुविधा विकास करने के संबंधित में ये चीज़ है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य नंबर 3 जो है वो आपको हेल्थ से संबंधित है, ठीक है। तो अभी हमने देखा तो वन हेल्थ क्या होता है। तो देखिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप मानव को अगर हेल्दी रहना है, यानी अगर उसके अंदर बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जानवरों के अंदर भी बीमारी नहीं हो और मानव के आसपास जो पर्यावरण हो वो भी सुरक्षित रहे। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मतलब पूरे देश में और पूरे विश्व में किसी एक तरीके का हेल्थ स्कीम और किसी एक तरीके का हॉस्पिटल और दवा, ऐसी कोई चीज़ नहीं। वन हेल्थ का मतलब कि जानवर का हेल्थ प्लस पर्यावरण का जो हेल्थ है और ह्यूमन का हेल्थ वे एसोसिएटेड है। और अगर हम ह्यूमन के हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें इस तीनों कंपोनेंट को ध्यान देना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम से देख पा रहे होंगे। ई वेस्ट डेज़ के बारे में, ई कचरा दिवस। ई कचरा दिवस की शुरुआत जो है वो आपको 2018 में की गई थी। इसे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखने की है कि भारत में प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक जो है, ई कचरा क्लिनिक की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ नोट्स में नहीं है तो आप प्लीज़ इसे ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट
है वर्ल्ड फूड डे के बारे में। देखिए वर्ल्ड फूड डे जो है आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसा इसीलिए है कि आज ही के दिन जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में मॉन्ट्रियल में हुई थी। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वह आपको ध्यान देने की बात है वो रोम में है। स्थापना मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है लेकिन हेड क्वार्टर इसकी रोम में है जो कि इटली में है। ठीक, इस बार का जो भविष्य था वर्ल्ड फूड डे का, इस बार का जो थीम इस बार का जो थीम था वर्ल्ड फूड डे का वो था हमारा काम ही हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, आवर एक्शन आवर फ्यूचर। तो थीम याद रखना है, यूजुअली थीम पूछा जाता है तो थीम हमें ध्यान रखना है। और बाकी डेट आपको तो याद रहेगा ही कि अक्टूबर 16 है। और फिर हमने देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है यानी 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नंबर दूसरा है वो 0 हंगर से एसोसिएटेड है, उससे संबंधित है। इससे संबंधित एक दूसरी इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी इंटरनेशनल फूड प्रोग्राम जो है जो कि यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करता है उसे 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का भी जो हेड क्वार्टर है ये भी रोम में है, इटली में है। ठीक, और भारत ने पहल किया था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाए। अब देखिए वैसे मिलेट को आप गूगल ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बाजरा ही दिखा रहा है लेकिन बाजरा नहीं, मोटे अनाज से संबंधित है ना। तो हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हम इसको मनाने वाले हैं। ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की शुरुआत किसने की है? ठीक, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की शुरुआत जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पोर्टल नहीं है। इस पोर्टल की स्थापना जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे FIEO कहा जाता है उसने की है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, ये जो है आपको एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोत्साहन के लिए बनाई गई एक योजना है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय और बाकी निजी व्यापार और उद्योग संगठन इसमें शामिल है। जो है वो निर्यात है। एक अवार्ड जो है राइट लिवलीहुड अवार्ड है 2021। राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार यानी ऑल्टरनेट नोबेल ऑफ स्वीडन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। जैकब वान उक्सकूल भी एक जर्मन नाम है गाइस, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस साल ये अवार्ड जो है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इसका हिंदी भी यही है लाइफ जिसे एक शॉर्टकट में कहते हैं, उसे ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी अवार्ड दिया गया है लेकिन वे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक कोई रशिया के भाई साहब हैं, दूसरे किसी अफ्रीका के कंट्री के हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम की शुरुआत किसने की? इसका हिंदी भी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम ही है, तो आप इंग्लिश पढ़िए हिंदी पढ़िए, आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से है। ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है। अब आपको बताना है कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ध्यान रखने की बात यह है कुछ फैक्ट कि इस साल का जो बजट है वो डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये भारत का प्रथम डिजिटल बजट था। सबसे लंबा समय तक बजट भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण के नाम ही दर्ज है। तो ये दोनों जानकारी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम की शुरुआत जो है वे निर्यात प्रोत्साहन के लिए किया गया है और ये MSME यानी मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं उसके लिए किया गया है। छोटे और लघु उद्योग जो हैं उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है छोटे एवं लघु उद्योग से संबंधित एक बात कि हाल फिलहाल में जब कोरोना का पहला वेव आया था तो उस समय सरकार ने कुछ कदम अनाउंस किए थे, कुछ काम अनाउंस किए थे जिसको उन लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत है वो, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है MSME की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, चेंज लाया गया है। पहले ये परिभाषा जो था सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था कि अगर सर्विस में इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग MSME कहेंगे, लेकिन अब ऐसा कोई भेद नहीं रखा गया है। और पहले की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ निवेश को शामिल किया गया था, लेकिन अब के परिभाषा में निवेश के साथ साथ कंपनी का टर्नओवर यानी कंपनी एक साल में कितना प्रोड्यूस करती है उसका जो वैल्यूएशन होता है उसको भी इंक्लूड किया गया है।
है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन, जैसे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है। लेकिन जो अभी रिवाइज्ड है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो हमने नया परिभाषा दिया था, वो ये है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म उद्योग हम उसे कहते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से कम हो और जिसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम होता है। ठीक है। उसी तरीके से लघु हम उन्हें कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वह 10 करोड़ से कम हो और उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मध्यम हम उन्हें कहते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होता है ना। तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इसको चाहे तो प्रिंट करा लें PDF को, या आप ऐसे अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ हम देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़। 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ जगह जो थी इस बार न्यूज़ में थी। पहला था मॉन्ट ब्लैंक। मॉन्ट ब्लैंक ध्यान रखना है कि ये फ्रांस में स्थित है ना, और ये यूरोप का जो है सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन यानी दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, अगर माउंट एल्बर्स को आप छोड़ दें तो, है ना। यानी माउंट एल्बर्स यूरोप का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन जो है वह माउंट ब्लैंक है। ध्यान देना है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत है, आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई अभी अभी जो है 8,850 मीटर हो चुकी है, यानी 2 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि माउंट ब्लैंक में 2 मीटर की कमी दर्ज की गई है ना। इसीलिए ये न्यूज़ में था श्रंक बाई 2 मीटर। अभी इसकी ऊंचाई 4,807 मीटर की है। ठीक। दूसरा मैटर्न हॉर्न माउंटेन। मैटर्न हॉर्न माउंटेन कहाँ स्थित है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, यानी जब कोविड के वेव हमारे यहाँ थे, तो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने इसी माउंटेन पे जो है इंडियन फ्लैग को प्रोजेक्ट किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ऑलराइट गाइज, आज का जो करंट अफेयर है यहीं पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। प्री के पहले तक हमारा लक्ष्य ये है कि हम कम से कम 2500 जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि इसमें यहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, चाहे वे साउंड क्वालिटी हो, वीडियो एडिटिंग हो, या मेरे वॉइस से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या स्पीड से रिलेटेड हो, या कंटेंट को लेके आपको कोई इशू हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, है ना। आपका फीडबैक जो है हमेशा वेलकम है। थैंक यू।